Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ओके तो प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा खत्म हो गया है और आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कैपेसिटर। किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो अभी पूछ सकता है। इस चैप्टर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट कर देते हैं अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो कैपेसिटर जो है वो पार्ट वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही होता है। यहाँ भी चार्ज जो है वो रेस्ट पर ही रहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहते हैं, पर यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डिवाइस की बात करते हैं। तो आपने शब्द सुना होगा कैपेसिटर या कंडेंसर, फैन वगैरह में देखा जाता है ये, ठीक है ना, कई जगह होता है। किसी को पता है क्या होता है कैपेसिटर? कोई जिसको पता हो क्या है कैपेसिटर? नहीं सर, कभी सुना भी नहीं है? चलो तो स्पीड कंट्रोल करते हैं। थैंक यू। सुना कभी नहीं सर, लेकिन पता नहीं। वर्किंग सर से नाम ही सुना। शॉर्ट टर्म के लिए चार्ज स्टोर करता है। चलो मैं ये बता देता हूँ। तो आपने कभी फैन वगैरह खुला देखा हो तो एक वाइट कलर का सिलेंडर टाइप निकलता है जिसमें से दो वायर लगे होते हैं, ठीक है, वो आपका कैपेसिटर होता है, या उसे कंडेंसर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले है क्या ये? तो इट इज अ डिवाइस, या आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, used to store electrical energy या इलेक्ट्रिकल चार्ज using electric field। तो ये एक ऐसा डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना है या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हुए, ठीक है ना। क्लियर है डेफिनेशन? कैपेसिटर बोला किसे जाता है? ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंडेंसर, ऑल्सो कॉल्ड अ कंडेंसर, ठीक है ना। तो कैपेसिटर या कंडेंसर कहीं बोला जाए तो वो एक ही चीज है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम आ रहा है। तो ऐसा एक और इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम आता है। आपने शायद सुना हो बैटरी, है ना। हम सभी ने बैटरी यूज की है डे टू डे लाइफ में, आप रिमोट वगैरह में बैटरी यूज करते हो। तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और अब बताया जा रहा है कि कैपेसिटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो क्योंकि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं तो क्या ये सेम है? क्या इनकी वर्किंग सेम है? नहीं सर, क्या बैटरी इनका पर्पस सेम है? केमिकल्स यूज करती है जबकि ये फील्ड यूज करता है। ठीक है ना। तो नहीं, उसका आंसर आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस है बैटरी के अंदर और कैपेसिटर के अंदर। और क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं पर दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले मैं बैटरी के बारे में लिख देता हूँ। This is also a device used to store electrical energy। तो बात यह है कि भाई आपको तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी थी, तो जब दुनिया में बैटरी थी पहले से, तो फिर आपने कैपेसिटर क्यों बनाया? सिंबल भी बैटरी का मैं बता दूं। सिंबल कुछ इस तरह से यूज किया जाता है। ये बड़ी वाली रॉड होती है पॉजिटिव टर्मिनल
और छोटी वाली रॉड होती है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना। बैटरी के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ बस मैं दोनों को इक्वेट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि बात ये थी कि जब आपके पास बैटरी है, जब आपके पास पहले से एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, तो फिर आपको कैपेसिटर बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो ऐसा सोच के देखो कि बैटरी, आपने अगर रिचार्जेबल सेल देखें तो उन सेल्स को चार्ज होने में कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में भी कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। हम मार्केट से अगर बैटरी या सेल खरीद के लाएं और उसे रिमोट के अंदर डालें तो उसे खत्म होने में कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। कैसा हो कि अगर आप बैटरी डालो, एक बार बटन दबाओ और बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो क्या वो बैटरी किसी काम की होगी हमारे लिए? नहीं। नहीं सर। तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस चाहिए था जो कि इंस्टेंटेनियसली क्या हो सके, डिस्चार्ज हो सके। एक सेकेंड रुकना जरा। हाँ भाई, तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जो कि इंस्टेंटेनियसली क्या हो सके, डिस्चार्ज हो सके, और सिमिलरली वो चार्ज भी इंस्टेंटेनियसली हो सके, यानी उसके चार्ज होने का टाइम और डिस्चार्ज होने का टाइम नेग्लिजिबल हो, बहुत ही छोटा हो। ठीक है। तो वो काम बैटरी नहीं कर सकती। आप किसी भी बैटरी को इंस्टेंटेनियसली चार्ज नहीं कर सकते और इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होगे कि भाई इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज करके हमारा क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि कई बार आपको ढेर सारी एनर्जी बहुत ही कम समय में चाहिए होती है, एक सडन बर्स्ट चाहिए होता है। आप चाहते हो कि जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी थी वो एक बार में तुरंत रिलीज हो जाए। आपने अगर कैमरा का फ्लैश वगैरह देखा है तो उस फ्लैश के लिए जैसे ही आप बटन क्लिक करते हो, अचानक से ढेर सारी एनर्जी क्या करती है, बाहर की तरफ फ्लो करती है ना। तो जब भी हमें बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत सारी एनर्जी डिस्चार्ज चाहिए तो वो काम बैटरी नहीं कर पाती, और इसीलिए हमने बनाया किसे, कैपेसिटर को। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो इनके पर्पस में है। ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड अ कैपेसिटर। ठीक है। तो बैटरी जो है, it releases all the stored energy over a finite interval of time. ठीक है ना। it takes time to charge and discharge। ठीक है ना। इसे टाइम लगता है चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में। जबकि हम अगर कैपेसिटर की बात करें, सर हाँ सर कैपेसिटर के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बोलती है बेटा। रिलीजेस ऑल द स्टोर्ड एनर्जी almost instantaneously। ठीक है ना। वो अपने अंदर जो भी स्टोर्ड एनर्जी है वो लगभग इंस्टेंटेनियसली क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो टेक्स वेरी स्मॉल टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज। हाँ भाई, अब कोई डाउट पूछ रहा था, आप पूछो जरा, बीच में मत पूछा करो यार प्लीज, बोलने के। बोलो। सर मतलब कैपेसिटर के अलावा और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो ऐसा कर सकता है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज। अगर होगा भी तो उससे आपका क्या फायदा है? चैप्टर तो कैपेसिटर आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। दुनिया तो बनाती रहती, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं यार, पर उनका वर्किंग और प्रिंसिपल सेम है, और हमें कैपेसिटर पढ़ना है सिर्फ। कैपेसिटर से कोई दिक्कत है क्या? ये भी तो अच्छा है, इसको भी पढ़ सकते हैं, नहीं सर। रिलीज तो कर ही रहा है। तो क्या आपको समझ आया डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड अ कैपेसिटर? दोनों का यूज अलग अलग है। अगर आप एक स्टोर्ड एनर्जी को लंबे समय तक यूज करना चाहते हो, लॉन्ग इंटरवल में यूज करना चाहते हो, तो आप बैटरी यूज करो। जबकि आप सारी एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली यूज करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करो? कैपेसिटर यूज करो। इसका एग्जांपल भी मैं लिख लेता हूं, जैसे फ्लैश ऑफ अ कैमरा। कोई समस्या? तो अब ये तो डे टू डे लाइफ की चीज हो गई, क्योंकि कैमरा तो हम बहुत यूज करते ही हैं आजकल, तो काफी ज्यादा यूज होता है। ओके, तो इसका मतलब कि ये डे टू डे लाइफ है, यानी हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या है। हाँ, कोई डाउट? सर एनर्जी इंस्टेंटेनियसली रिलीज होगी, उससे क्या बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट है? यस। आपने फ्लैश देखा है कैमरे में बेटा? यस। फोटो अच्छी आएगी, अंधेरे में फोटो खिंच जाएगी। फ्लैश जब होता है तो ढेर सारी एनर्जी एक साथ निकलती है कि नहीं निकलती? यस। तो आपका डाउट क्या है बेटा? बेनिफिट यही है कि आप फ्लैश प्रोड्यूस कर सकते हो, कहीं भी सडन एनर्जी आपको चाहिए वहां नहीं आप सर, आ गया। डिवाइस। क्या? सर आ गया समझ। ओके, चलो। तो अब कैपेसिटर बनाते कैसे? वर्किंग तो चलो आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये डिस्चार्ज होता है, कैसे ये चार्ज होता है। सबसे पहली बात अगर हम करें कि कैपेसिटर होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं भाई, व्हाट इज अ कैपेसिटर? तो डेफिनेशन तो हम लिख चुके हैं कि इट इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। अब बनता कैसे वो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है। तो any object that can store charge on its surface is a capacitor। क्या आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को जानते हो जो कि अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर सकता है? Solid non-conducting. कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स स्टोर चार्ज on their surface so a conductor or combination of conductors are called capacitors। इतनी आसान सी बात है। दुनिया में कोई भी कंडक्टर अगर है तो वो एक कैपेसिटर है। आप कोई भी लोहे का टुकड़ा उठा लो, कोई भी मेटल का पीस उठा लो, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, वो एक कैपेसिटर है। आप उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हो। अगर आप उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हो, यानी कि आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो। बात समझ आई क्या? तो कैपेसिटर कुछ खास अलग से फैक्ट्री में बनने वाली चीज नहीं है। बनने वाली चीज है वैसे, कैपेसिटर बनाने की भी फैक्ट्री हैं, पर बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए तो कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो वो क्या है? एक कैपेसिटर। तो कंडक्टर, कैपेसिटर, कंडेंसर, तीनों क्या होती हैं? सेम चीजें होती हैं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes. बोलो भाई। ठीक है, तो Yes. किसी Yes, भी sir. कंडक्टर आप क्या कह सकते हो? कैपेसिटर कह सकते हो।
अब कैसे बनाएंगे कैपेसिटर, कैसे स्टोर करेंगे चार्ज, उसके ऊपर देखा जाए तो एक टर्म आती है जिसे बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या मतलब है इसका? देखो, मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना। हमें पता है कि कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दूंगा तो वो चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, Yes. ये चार्ज हो गया। मान लो आपने क्या किया, और चार्ज बढ़ाया, आपने इसकी सरफेस पे और चार्ज दिया, तो उससे क्या होगा, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी। आप और चार्ज देते गए, उससे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो क्या मैं इनफाइनाइट अमाउंट में चार्ज दे सकता हूं इस कंडक्टर को? नहीं। इसे समझने के लिए एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा। मान लो कि आपके पास एक बकेट है, ठीक है ना, और मैं कह देता हूं कि 5 लीटर कैपेसिटी की बकेट है। आपने ऊपर से नल चालू किया जिससे इसमें पानी भरना शुरू हुआ है। क्या आप 5 लीटर की एक बकेट में 1 लीटर पानी भर सकते हो? भर Yes. सकते हो Yes. भाई? आप 2 लीटर भर सकते हो, आप 4 लीटर भर सकते हो। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आप इस बकेट में भर सकते हो वो कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर। अगर आप तब भी नल बंद नहीं करोगे तो क्या नल से पानी निकलेगा? हाँ, निकलेगा। यस। क्या वो पानी बकेट में जाएगा? हाँ, जाएगा। पर क्या बकेट में स्टोर्ड पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी? नहीं No. बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नल से पानी तो निकला, वो बकेट में भी गया, लेकिन साथ ही साथ बकेट से पानी बाहर भी आने लगेगा। और आप कहोगे कि बकेट के अंदर क्या शुरू हो गया? ओवरफ्लो शुरू हो गया या लीकेज शुरू हो गया। तो ओवरफ्लो या लीकेज क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बकेट की कैपेसिटी थी 5 लीटर। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आप स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड, वो कितना हो सकता है? 5 लीटर। समझ आई कि नहीं बात? अगर आप ज्यादा पानी स्टोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बड़ी बकेट लेनी पड़ेगी। ये कौन है भाई जो अपना माइक बार बार चालू कर रहा है? मतलब, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो आप स्टोर कर सकते हो वो कितना है? 5 लीटर। सिमिलर चीज कंडक्टर के साथ होती है। जब आप उसे चार्ज देते हो, वो चार्ज उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाते हो, कंडक्टर के ऊपर चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाती है। पर हर कंडक्टर की या हर कैपेसिटर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, जिससे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? द मैक्सिमम एबिलिटी of a conductor to store charge on its surface is called its capacitance। बात समझ आई? उससे ज्यादा अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज कंडक्टर के ऊपर जाता हुआ तो दिखेगा आपको, लेकिन साथ ही साथ क्या शुरू हो जाएगा? चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? तो हमेशा ये बकेट वाला एग्जांपल याद रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को समझ सकते हैं। तो क्या हुई कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर?
the maximum ability of a conductor to store charge on its surface is called its capacitance. तो अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए भाई? सरफेस बताओ। सरफेस एरिया बढ़ा दो, है कि नहीं? सरफेस एरिया बढ़ा दो। तो यही हम कहते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है ऑन शेप, साइज, ओरिएंटेशन एंड मीडियम अराउंड कंडक्टर ओनली। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्षमता है किसी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की। बताइए भाई, तो क्या कैपेसिटर क्या होता है? आपको क्लियर हुआ है? पहली बात तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। बैटरी से अलग कैसे है? बैटरी धीरे धीरे अपनी एनर्जी को वेस्ट करती है, ये अचानक इंस्टेंटेनियसली सारी एनर्जी को वेस्ट कर सकता है। किसे कैपेसिटर कहते हैं? कोई भी कंडक्टर का पीस उठा लो, उसे एक कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटर की मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ शेप, साइज, ओरिएंटेशन और मीडियम अराउंड द कंडक्टर पर डिपेंड करती है। बड़ा कंडक्टर होगा ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा, छोटा कंडक्टर होगा कम चार्ज स्टोर कर सकेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस। कोई डाउट यहां तक? तो ये होती है कंडक्टर की कहानी। अब मेन चीज के ऊपर आते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कैपेसिटेंस। ओके, तो कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है ना? तो मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, ओके, और ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा तो कोई एनर्जी कहीं स्टोर्ड नहीं है। समझ आई बात? पर मान लो कि आपने कोई क्यू चार्ज इसको दिया, ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं कि क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर तो उससे पोटेंशियल ऑन द सरफेस, क्या सरफेस पे कुछ पोटेंशियल आ जाएगा? बोलिए। यस। बिकम्स V। ठीक है ना? या मैं कह देता हूं कि पोटेंशियल ऑफ सरफेस बिकम्स V। तो हम डिफाइन करते हैं द चार्ज needed to raise potential of conductor by 1 volt is called its capacitance। यानी कि किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होती है वो कहलाता है उसका कैपेसिटेंस। या अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, Q चार्ज देने पे अगर पोटेंशियल V से बढ़ता है तो C को डिफाइन किया गया Q बाय V, या Q इज इक्वल टू CV। ये हम याद रखते हैं। बात समझ आई? C इज इक्वल टू Q बाय V। कोई डाउट किसी को? ये एक फॉर्मूला है जो कि डेफिनेशन से आया है। ओके, अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर कूलम पर वोल्ट, या
हम लिखते हैं F और इसका मतलब होता है फैरेड, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड यूज की जाएगी, Q/V। अच्छा, क्या कैपेसिटी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साधारण सा कि मैं कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज को डबल कर देता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई पोटेंशियल सॉरी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। सर वो सेम ही रहेगी ना, चार्ज पे डिपेंड। वोल्टेज भी बढ़ेगा उससे। बिल्कुल सही बात। तो याद रखना कि दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। बात यह है भाई कि एक्चुअली चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज भी तो बढ़ेगा। और कैपेसिटेंस में ऊपर लिख चुका हूं और मैं हाईलाइट कर चुका हूं कि डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, ओरिएंटेशन एंड मीडियम अराउंड द कंडक्टर ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, इनके अलावा किसी भी चीज पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है। तो बेवकूफ नहीं बनना है, ये नहीं सोचना है कि भाई चार्ज डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस डबल। इसका क्या मतलब हुआ? 5 लीटर की बाल्टी थी आपके पास, अगर आप 10 लीटर पानी ले आए तो बाल्टी बढ़ के 10 लीटर की हो जाएगी? जादू थोड़ी चल रहा है, कैपेसिटी है ये, है कि नहीं। तो कंडक्टर की कैपेसिटी तो क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, और जो आपने वोल्टेज आया है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो अब हम निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस सर मेरे को नेट की प्रॉब्लम हुई थी सर, वो रेड में क्या लिखा था आपने, ये वो कर सकते हैं? ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारा पीछे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सर मेरे इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सर, वो अभी लास्ट स्टेटमेंट जो बताया था, क्या बताया था आपने? मैंने फॉर्मूला बताया कैपेसिटेंस निकालने का, Q/V, और ये बताया कि ये कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। नोट डाउन कर लो, यूनिट बताइए फैरेड। हो गया। चलो, तो पहले टाइप का कैपेसिटर जो हम देख रहे हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड का यानी कि संसार में अकेला यही कैपेसिटर है। चलो, तो इसकी अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो क्या मुझे चार्ज देने की जरूरत है? कितना चार्ज है उसके ऊपर ये बताने की जरूरत है? नो। नहीं। याद करो, क्योंकि जब कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती तो क्वेश्चन में चार्ज क्यों दिया जाएगा? तो आप कभी भी क्वेश्चन आए, आपको कोई रैंडम शेप दिया गया और आपसे कहा जाए कि कैपेसिटेंस निकालो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अज्यूम चार्ज Q is given to the conductor। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि Q चार्ज इसको दिया है। तो अगर आप Q चार्ज देते हो तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? KQ/R। बहुत बढ़िया बेटा, पोटेंशियल ऑन सरफेस ये बन जाएगा भाई KQ/R। कोई दिक्कत? अब आपको पता है कि कैपेसिटेंस होता है Q/V, फॉर्मूला अभी हमने सीखा। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q/V है KQ/R, और कैपेसिटेंस आपको मिलेगा 4πε0R। अरे जरा फॉर्मूला देखो और बताओ किस किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ रेडियस पे और परमिटिविटी पर, यानी मीडियम, है कि नहीं? यस सर। कोई समस्या? नो सर। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, पहला फॉर्मूला ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी कि अकेला दुनिया में जो कैपेसिटर है। चलो, क्लियर? यहां एक Yes. समस्या है, और वो समस्या ये है
कि आपने इसकी सरफेस पे चार्ज तो दे दिया, इसकी सरफेस पे चार्ज दे दिया तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना दी, लेकिन क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो दुनिया में नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये फील्ड लाइंस कहाँ तक स्प्रेड हैं? इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी। यानी जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, मैं लिखता भी चलता हूं, ये जरूरी बात है, ठीक है, मैं लिख सकता हूं द एनर्जी in form of electric field is spread between surface of conductor and infinity। तो क्योंकि ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर था तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक थी, तो इसने जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई वो इन्फिनिटी तक गई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है वो एनर्जी भी इन्फिनिटी तक फैली हुई है। तो क्या ये हमारे किसी काम की है? क्या ये हमारे किसी काम की है? तो हम लिख देंगे कि भाई सिंस द एनर्जी is scattered, it is not harnessed, so it is useless। अरे भाई दुनिया में फैली हुई एनर्जी का क्या करें हम? ऐसे तो दुनिया में हवा भी चल रही है, विंड एनर्जी है, सूरज की किरणें भी आ रही हैं, आपकी सोलर एनर्जी है, आवाज भी घूम रही है, साउंड एनर्जी है। पर जब तक आप किसी एनर्जी को कन्फाइन नहीं करते, आप उसे एक छोटे से रीजन के अंदर पैक नहीं करते, स्टोर नहीं करते, आप उसे यूज नहीं कर सकते। फैली हुई एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाते। जैसे विंड एनर्जी से भी हम प्रोड्यूस करके एनर्जी को स्टोर ही करते हैं, आप डायरेक्टली विंड एनर्जी थोड़ी यूज करते हो। बात समझ आ रही है? तो ये हमने कैपेसिटर तो बना दिया बड़ी आसानी से, एक स्फीयर उठाना था और वो बन गया कैपेसिटर। चार्ज करना बहुत आसान है, घिस लिया उसको, वो चार्ज हो गया। तो वो कैपेसिटर का काम करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी होगी वो रीजन में फैली हुई होगी, आपके किसी काम की नहीं होगी। तो अब यूज कैसे किया जाए, उस एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए, कन्फाइन कैसे किया जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स एज अ कैपेसिटर। तो ध्यान से देखना, कैपेसिटर तो कोई भी बन सकता है। कोई भी एक कंडक्टिंग पीस आपने उठा लिया मेटल का, वो बन गया एक कैपेसिटर, पर उसे चार्ज करके आप एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। एनर्जी यूज करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। तो मान लो कि एक ये रैंडम शेप का मैंने कंडक्टर लिया और एक ये रैंडम शेप का मैंने कंडक्टर लिया। मानते हैं मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया है और मैंने इसे चार्ज दिया है +Q, और इसके सामने एक कंडक्टर रखा और उसे मैंने एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज -Q दे दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी फील्ड लाइन +Q से निकलेगी वो फील्ड लाइन -Q पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी? यस अरे बताइए भाई। यस तो कोई भी, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कंडक्टर, और यहाँ दोनों पे चार्ज कैसा है? इक्वल और ऑपोजिट। यानी जितनी फील्ड लाइन पहले से निकलेंगी वो दूसरे पे जाके गिर जाएंगी। तो आपने एनर्जी को क्या कर लिया? कन्फाइन कर लिया। तो व्हेन two conductors are placed very close to each other, the energy
gets confined in form of electric field between them, in form of electric field between them. बात समझ आ रही है? Smaller the separation, larger is the energy density between them. किसी को कोई समस्या इन स्टेटमेंट्स के अंदर? जितना आप आसपास रखोगे उतनी एनर्जी की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कम रीजन में आप ज्यादा एनर्जी स्टोर करोगे। बताइए भाई, कोई समस्या? नो सर। नहीं सर। तो इनके लिए कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन की गई? तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB। ऑब्वियसली एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स, इसे मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ VA माइनस VB। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, कह सकता हूं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, अरे भाई टोटल चार्ज तो कितना है कैपेसिटर पे? इस पूरे सेटअप को कैपेसिटर कह रहे हैं ना हम तो। यस। तो टोटल चार्ज तो 0 है, तो आप लिखते हो Q यानी कि चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर अपॉन डेल्टा V। जैसे आइसोलेटेड के लिए Q/V आया था, क्योंकि उसमें एक ही कंडक्टर था, तो उसी का चार्ज लिखना था और उसी का पोटेंशियल लिखना था। यहां दो कंडक्टर हैं, तो ये Q होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर या कॉमन चार्ज लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू है। और ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बात समझ आई क्या? तो एनर्जी Yes. को या कैपेसिटर को यूजफुल बनाने के लिए, इस्तेमाल लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल लायक बनाने के लिए आप दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के बहुत ही पास रख देते हो, जिससे कि उनके बीच में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और उसके लिए कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं Q/ΔV से, जहाँ Q चार्ज है पॉजिटिव कंडक्टर पर और डेल्टा V है दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यस। कोई दिक्कत? सर लिखना है। क्या? हो गया। ठीक है, तो यहां एनर्जी डेंसिटी की बात की है। तो एनर्जी डेंसिटी इन अ रीजन with electric field E, ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। डेंसिटी मतलब समझते हो ना यार, जैसे चार्ज डेंसिटी होती है, मास की डेंसिटी होती है, वैसे ही एनर्जी की डेंसिटी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं 12 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी 12 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर से बताई जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है, ये आपके पास शीट है
जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बताई गई है और उसके सामने एक क्यूब रखा है, यह है क्यूब ऑफ साइड ए, और आपसे पूछा जाए कि भाई एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब कितनी है। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये शीट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूब को पार करके जा रही है, तो इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने कहा है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब वो यूजफुल नहीं होगी क्योंकि ये एक कैपेसिटर नहीं है, पर सिर्फ अगर हमसे पूछी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो आप क्या बताओगे? बताइए भाई। सिग्मा स्क्वायर सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी शीट की वजह से? बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हर जगह सेम है। यस तो सर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम एनर्जी का फॉर्मूला होगा एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। जैसे टोटल मास निकालते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल चार्ज निकालते हो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी ये हो जाएगी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। बात समझ आई? ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी एनर्जी हमारे क्यूब के अंदर स्टोर्ड है। बोलिए भाई, कोई समस्या? नो नो निकाल सकते हो? यस चलो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो फाइंड एनर्जी स्टोर्ड in the cube of side A। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, या लाइन चार्ज कह दो, और यहां पे एक क्यूब रखा गया है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी आर है स्टार्टिंग पॉइंट तक। ओके, या क्यूब मुझे वैसा बना देना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, क्यूब कुछ ऐसे ही रखा है इनटू द प्लेन, ये स्थिति है। तो पहला केस तो है व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तब बताना है, और दूसरा आर इज 3a, तब आपको बताना है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब।
सर आ गया सबका? सर क्या कह रहे हो? चलो देखो पहले तो पहले तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ कि क्यूब लगभग एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर। तो क्योंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्यूब के ऊपर वो हो जाएगी 2k लैम्डा बाय r, और इसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं फॉर क्यूब। बात समझ आ रही है क्यों बोला मैंने? r बहुत बड़ा है अगर a से, तो ये जो क्यूब है ये लगभग आपके लिए क्या रह जाएगा, एक पॉइंट जैसा हो जाएगा कि नहीं? तो ये अगर एक पॉइंट बन गया है तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो फिर आपकी एनर्जी स्टोर्ड ये हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमें मिल जाती है कितनी, 2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ए क्यूब बाय आर स्क्वायर। आया था किसी का? यस सर यस बहुत बढ़िया। सेकेंड केस में r की वैल्यू 3a दे दी है, तो अब जो है पॉइंट बहुत दूर नहीं है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय r और हर पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से x डिस्टेंस पर जाकर एक dx थिकनेस की स्ट्रिप कंसीडर करूंगा। बात समझ आ रही है? ध्यान से देखना, ये क्यूब है पहली बात तो 3D में इमेजिन करना होगा आपको। तो अब इसके अंदर जो छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे आप कह सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2k लैम्डा बाय x का होल स्क्वायर, अरे सही है कि नहीं, यस इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं, जो रीजन मैंने चुना है उस 12 तो dx एरिया जो कि होता है a स्क्वायर इंटू थिकनेस क्या है dx, ये आई है। इससे इंटीग्रेट करेंगे हम आराम से। अरे पगला गए। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिल जाएगी भाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा हाफ बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, सर हमने एलिमेंट किस शेप का लिया था? लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन में 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ भाई, एलिमेंट किस शेप का लिया होगा तुम बता दो मालिक, मैं जानते ही था नहीं विजुलाइज हो पाएगा। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो शीट लिया है ना, मतलब dx थिकनेस का। ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने, अब तो दिख रहा होगा। हाँ सर। ब्रेड के लूप में से ब्रेड का स्लाइस लेते हैं जैसे, समझ आया हाँ वॉल्यूम? सर। हाँ सर। बढ़िया बात है, ठीक है ना? सर शीट की थिकनेस का ही होगा ना ये भी। क्या कह सर रहे हो? डी कैसे लिखा नहीं पता चला। इसमें एलिमेंट में डाउट है क्या पहले? नो सर। अरे एलिमेंट में डाउट है किसी को? नो सर। एलिमेंट क्लियर है, डी नहीं पता चला। किसको नहीं पता चला है? सर दक्ष। दक्ष। भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक्स डिस्टेंस दूर? जल्दी जल्दी, पूरा सर दिन नहीं लाइन है। चार्ज का ना। हाँ लाइन चार्ज का। सर 2k लैम्डा बाय x। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर Q। जल्दी जल्दी, हाँ फटाफट, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला।
भाई एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, अरे तुम्हें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ही नहीं पता? हाफ ए नॉट ये लो मालिक, दिख रहा है अब? हाँ सर। हाँ, याद हो जाएगा अब। तो हाँ हाफ सर। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बताई का स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी। तो फिर वो अरे हाँ, फील्ड पॉइंट पे नहीं होता वो? अरे पॉइंट ही पे तो है, यहाँ हर पॉइंट की डिस्टेंस वही तो है। ये जो एलिमेंट मैंने लिया है उसके हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम नहीं है लाइन चार्ज से। फिर उस शीट का सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा ना, मतलब हर पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ी ना होगा। भाई अच्छा, ये डिस्टेंस की कह रहे हो तुम? हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग आ जाएगा अगर यहाँ पॉइंट लिया जाए तो। साइड्स का कह रहे हो ना? यस सर। फिर तो अलग लेना पड़ जाएगा। तो इसे क्या कंसीडर करेंगे? शीट कंसीडर करेंगे ना, तब आंसर आएगा हमारा। चलो, तो फिर तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, या तो क्यूबॉइड ले सकते हैं। समझ रहे हो भाई वो क्या पॉइंट बोल रहा है? सर थिन शीट Yes, लेना सर sir. हर पड़ेगा एलिमेंट डीएक्स के अकॉर्डिंग। हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? अलग आ जाएगी उस केस में। तो आर को मैं ले लेता हूं अगर 3a है ना, और यहाँ बोल देते हैं कि ठीक है सर ये तो विड्थ फ्लैक्स तक बी है अगर विड्थ। सर वो में से ऐसे उसका फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। चलो, तो ए पॉइंट में तो हम क्यूब ले रहे हैं, वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, उसमें स्ट्रिप के अंदर भी एलिमेंट लेना होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उतना नहीं करना है हमें। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स a, b, c। a, b, c साइड्स को मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं कह देता हूँ कि b इज नेग्लिजिबल, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा, ताकि वो साइड वाले पे भी सेम डिस्टेंस मान सकें। ठीक है, तो बस एरिया में चेंज क्या लिख दोगे आप? ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा एरिया? AC into D। इसको मैं बोल देता हूँ ए, ये बोल देते हैं सी, तो एरिया हमारा हो जाएगा BC। ओके, बहुत बढ़िया चीज बाहर निकाली यार। ठीक है, एकदम मिस हो गई थी। BC इंटू DX। एक्स की लिमिट क्या लगा दोगे? पहला एलिमेंट लेंगे 3a डिस्टेंस पे, r की वैल्यू कितनी है? 3a है ना। यस। तो पहला एलिमेंट लेंगे हम 3a डिस्टेंस पर और आखिरी लेंगे 4a डिस्टेंस पर। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज। ई क्या मिल जाएगी आपको? तो वही 2 एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर BC है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx फ्रॉम 3a टू 4a। सॉल्व कर सकते हैं अब तो, -1/x आ जाएगा, तो 1/3a -1/4। अब कोई दिक्कत? क्लियर है क्या? तो हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए, ये एनर्जी डेंसिटी में चले गए हम। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का वैसे आपको क्या याद रखना है? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है।
एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप क्या कर सकते हो, उस जगह पे एनर्जी डेंसिटी को बता सकते हो। टॉपिक इस समय हमारा चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स एज कैपेसिटर। तो दो कंडक्टर्स को अगर ले लिया जाए, इक्वल ऑपोजिट चार्ज दिया जाए, पास पास रखा जाए, तो वो एक कंडक्टर की तरह, सॉरी एक कैपेसिटर की तरह काम करते हैं। तो उन्हीं का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो अभी तक सिर्फ एक तरह का कैपेसिटर आपने देखा जो था आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, और जो टाइप है हमारे सिलेबस में उनमें पहला आ जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। जब सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर लिखा हो तो उसका मतलब है दो स्फीयर वाला, और आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर लिखा हो यानी कि सिर्फ वो अकेला स्फीयर। ठीक है ना। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसमें एक स्फीयर लेते हैं हम, ओके, और दूसरा स्फीयर लेते हैं। बस मान लो कि अंदर वाले की रेडियस है r1, बाहर वाले की रेडियस है r2। क्या आपको इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कैपेसिटेंस बताने के लिए? क्या चार्ज sir. बताना जरूरी है? नो नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। ओके, तो आप क्या करोगे भाई, अज्यूम Q एंड माइनस Q ऑन शेल्स। जो दो शेल हैं, एक पे Q मानना है, एक पे माइनस Q मानना है, आपकी मर्जी है कहाँ क्या मानना है। मैं मान लेता हूं अंदर वाले पे प्लस Q और बाहर वाले पे माइनस Q। ऑब्वियसली एक दूसरे को फेस करेंगे ये। तो अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसी तरह से कन्फाइंड हो जाएंगी, है कि नहीं? तो हमारा काम तो बन चुका है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, पहला तो ये, और दूसरा सेपरेशन बिटवीन शेल्स, सेपरेशन बिटवीन शेल्स जो कि है R2 माइनस R1 इज स्मॉल। क्योंकि अभी हमने कहा कि दोनों कंडक्टर्स काफी पास पास रखे जाने चाहिए, तो दोनों के बीच की सेपरेशन को स्मॉल मान लिया है। ठीक है ना। नहीं भी होते तो क्या होता, बेकार कैपेसिटर बनता। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर नहीं बनता, एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है हर पॉइंट पे अंदर। क्लियर हुआ? अब आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस हो जाता है Q बाय डेल्टा V, यानी आपको डेल्टा V कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसे अगर A नाम दे दें और इसे अगर B नाम दे दें तो क्या हम VA माइनस VB कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल ई डॉट डी आर बी से लेके आर ए। अरे याद है कि नहीं? Yes, बीच sir. में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन शेल्स, मुझे बताओ बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाले स्फीयर ने बनाई है, बाहर वाले स्फीयर ने बनाई है, या दोनों ने मिलके बनाई है? सर अंदर वाले स्फीयर। तो ए ने जो बनाई होगी किसी भी पॉइंट पर, जैसे कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, जैसे मैं जनरल पॉइंट लेता हूं x डिस्टेंस दूर, तो वहां पे ए ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी उसकी वैल्यू होगी k q बाय एक्स स्क्वायर, और बी ने जो बनाई होगी 0। कोई भी शेल अपने अंदर तो फील्ड नहीं बनाता है ना, तो बी के लिए तो जो पॉइंट आपने चूज किया है वो पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है। अरे है कि नहीं? यस। तो E की जो वैल्यू अंदर आ जाती है वो सिंपली क्या आ जाएगी, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? तो अब मैं लिख दूंगा VA माइनस VB, ये होना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन k क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम RA, सॉरी RB, जो कि है कितना R2
से लेके R1 तक। तो यहां से डेल्टा V की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आ जाएगी माइनस, हालांकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो माइनस के क्यू तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx फ्रॉम R2 टू R1। डेल्टा V मिल जाएगा हमें यहाँ से माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन -1/x आएगा, तो 1/R2 माइनस 1/R1 अंदर भेज दो, के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है ना। यहाँ से डेल्टा V आपको मिलता है के क्यू R2 माइनस R1 बाय R1 R2। कोई समस्या? अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, ऑब्वियसली इस Q को भी एलिमिनेट करना है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q बाय डेल्टा V। तो Q बाय डेल्टा V है के क्यू R2 माइनस R1 बाय R1 R2, या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिलता है 4πε0 R1 R2 बाय R2 माइनस R1। आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ शेप, साइज, मीडियम और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है तो वी भी कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर पोटेंशियल एट बी शुड बी लेस देन पोटेंशियल एट ए। हाँ, तो सर वी ए माइनस वी बी तो पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। वी ए माइनस वी बी तो पॉजिटिव लिखना चाहिए ना सर, वो एक्सप्रेशन। पॉजिटिव ही तो आया है बेटा, नेगेटिव कहाँ है? अच्छा, ये माइनस साइन नहीं लगाना चाहिए तुम कह रहे हो? यस सर। नहीं, वो फॉर्मूले में चेंज नहीं होता बेटा। यहाँ अगर वी ए लिखा है तो यहाँ आर बी रहेगा और यहाँ माइनस साइन भी रहेगा। फॉर्मूले में दिमाग नहीं लगाना होता, या तो दिमाग लगता है या फॉर्मूला लगता है, एक चीज लगती है। बताया था ना मैंने। यस। और बताइए कोई डाउट? यानी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, और देखना एडवांस में अगर पूछा तो वो कोई रैंडम ऑब्जेक्ट ही देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्या याद रखना है भाई, कि अगर मैं एक को प्लस क्यू दे दो, एक को माइनस क्यू दे दो, फिर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ये सेकंड फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। इसी को देखो, अगर R2 इंफिनिटी पे पहुंच जाए तो अकेला R1 बचेगा कि नहीं? R2 अगर इंफिनिटी पे पहुंच जाए तो अकेला R1 बचेगा, और ये देखो कितना आ जाएगा। ये फॉर्मूला आइसोलेटेड वाल पे आ जाएगा 4πε0 R1, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। तो मान लो कि एक स्फीयर है हमारे पास R रेडियस का, और एक स्फीयर है हमारे पास 2R रेडियस का। ये है A, ये है B। तो A एंड B आर केप्ट at a large separation, at a large separation ठीक है। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। हालांकि पास पास रखने चाहिए थे, आपने दूर दूर रख दिए, तो बेकार कैपेसिटर बनेगा, पर एटलीस्ट कैपेसिटर तो बनेगा। तो उसकी कैपेसिटेंस आपको बतानी है। बोलो भाई।
2r/3 के। हो गया सबका? 12/7/r। क्या हुआ? कितना आया? हो गया। 12/r। चलो तो देखते हैं, इसको मैं प्लस क्यू दे एप्सिलॉन r। और इसको मैं माइनस क्यू दे देता हूँ। ओके, तो सिंपली बस आपको क्या निकालना है, ए का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा k/r, और बी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k-q/2r। तो डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा k/r माइनस k/2r, यानी कि 3k/2r, है कि नहीं? अब आपको कैपेसिटेंस पता है, ये होता है q/डेल्टा v, यानी कि मैं लिख दूंगा q/डेल्टा v हो गया 3k/2r। q से q कट जाएगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिल जाएगी कितनी, 8πε0r/3। कोई डाउट किसी को? सर सर यहाँ पे ए की सरफेस पे बी की वजह से पोटेंशियल आएगा ना, वो क्यों नहीं लिखा? नहीं, लार्ज सेपरेशन इसीलिए दिया था ना। अब तक तो ये समझ आ जाना चाहिए, लार्ज वगैरह लॉन्ग वगैरह लिखा है तो वो इनफाइनाइट है। ओके, यस। कोई और डाउट? चलिए दूसरे टाइप का लेते हैं, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो यही आपको फैन वगैरह में मिलता है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, दो हॉलो सिलेंडर्स लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। एक ये हो गया, मान लो कि दूसरा ये हो गया, ठीक है। सिलेंडर्स काफी लॉन्ग हैं, सिलेंडर्स आर लॉन्ग, और इनकी बीच की सेपरेशन कम होती है काफी। ये एक्सेस है अगर, ओके, तो इंटरनल रेडियस मैं कह देता हूँ r1 है, और एक्सटर्नल रेडियस मैं कह देता हूँ r2 है। ओके, लेंथ मान लेते हैं l है, ठीक है। तो l है लेंथ ऑफ सिलेंडर्स। ट्राई करो जरा, कैपेसिटेंस कितनी आएगी। यही सब चाहिए आपको, चार्ज वगैरह सब अज्यूम करना पड़ेगा।
pi not L divided by ln of R2 by R1. Sir, L by K into R1, R2 by R2 plus R1. सर हाँ भाई देखो, ओके तो मान लेते हैं कि अंदर वाले के ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा है और बाहर माइनस लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, है कि नहीं? तो बाहर वाला तो ऑब्वियसली अंदर नहीं बनाएगा क्योंकि वो भी कंडक्टर है। यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे अगर ले लें तो अंदर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन चार्ज का फॉर्मूला लग जाएगा, है कि नहीं? 2k लैम्डा बाय x। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, इसे a नाम दे दो, इसे b, तो va माइनस vb ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन rb से लेके ra e डॉट dx। डेल्टा v यहाँ से हमें मिल जाएगा 2k लैम्डा तो बाहर आ गया, ln माइनस साइन है ln ra यानी कि आप देख सकते हो R1 बाय R2। डेल्टा वी आपको यहाँ से मिल गया 2k लैम्डा ln R2 बाय R1, ठीक है। और आप बता सकते हो कैपेसिटेंस ये Q बाय डेल्टा वी है, तो कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगी, टोटल चार्ज को लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल जो कि पूरे के ऊपर होगा क्योंकि लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया है,
2k लैम्डा ln R2 by R1। यहाँ से कैपेसिटेंस हमें मिलती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L by ln R2 by R1। तो ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कोई डाउट किसी को? नो सर। बढ़िया, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।